निमंत्रण दिया, मुझसे बातचीत की, तब मैं कांग्रेस में आया। तो उत्तराखंड के हिंदू भाई बहन इससे दुखी नहीं होंगे क्या? गैरसैंण में जो है उस एग्रीकल्चर कॉलेज को खड़ा नहीं कर पाया पिछले 15 साल में, 10 साल में। हरक सिंह रावत चाहते हैं कि नहीं गैरसैंण राजधानी बने स्थायी? क्यों नहीं चाहूंगा मैं गैरसैंण राजधानी बने? हम इस बार नहीं आने देंगे, उनका चेहरा हम जनता के बीच में लाएंगे कि तुम कैसे हिंदू। साथियों नमस्कार, मैं गिरीश खड़ायत। मेरे साथ आज है कांग्रेस के सीनियर लीडर हरक सिंह रावत जी, जो कि उत्तराखंड में इन दिनों कांग्रेस के चुनाव प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष भी हैं और एक आक्रामक मोड में वो नजर आते हैं। हरक सिंह जी प्रणाम, पहाड़ का पत्थर पर बहुत स्वागत आपका। नमस्कार जी रावत जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि 16 तारीख यानी 16 फरवरी आप लोगों की एक रैली है देहरादून में, उसके लिए क्या तैयारियां हैं? मुद्दे तो जाहिर है सबको पता ही है, और कांग्रेस इसके जरिए क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही है? देखिए, जिस तरह प्रदेश के अंदर महिलाओं पे अत्याचार हो या लगातार हत्याएं हो रही हैं, और वो भी प्रदेश की राजधानी देहरादून में 15 दिन के अंदर 5 हत्याएं हुई हैं, और सारी हत्याएं दिन दहाड़े हुई हैं। जिस तरह पेपर लीक हुए हैं, तो एक नहीं, अग्नि सेवन चयन आयोग में सारे पेपर लीक हुए, लोक सेवा आयोग में पेपर लीक हुए, और सब में भाजपा के कार्यकर्ता, प्रमुख कार्यकर्ता इन पेपर लीक में जिम्मेदार है। महिला आयोग, भारत सरकार ने जिस तरह देहरादून को 10 महिलाओं के लिए सुरक्षित शहरों में शामिल किया है, वो हम सब के लिए शर्मसार है। प्रदेश में मैदान में खूनियों का खतरा, कत्ल का खतरा, और पहाड़ों में जंगली जानवरों का खतरा, और जिस तरह आपदा में सहायता नहीं दी गई, इन सारे मुद्दों को लेकर हम, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, चाहे खनन का भ्रष्टाचार हो, चाहे शराब का भ्रष्टाचार हो, चाहे पीडब्ल्यूडी में भ्रष्टाचार हो, चाहे ऊर्जा विभाग में गुजरात की कंपनियों को ठेके दे गए, चाहे जमीन के घोटाले हैं, चाहे धौलास में जिसको इन्होंने, भाजपा ने कांग्रेस पे थोपा था, जब उसकी असलियत निकली तो उसमें सारा का सारा घोटाला भारतीय जनता पार्टी का निकला कि 2024 में भू परिवर्तन किया गया, 143 किया गया, और उस जमीन को खुर्द-बुर्द किया गया, और उस जमीन में बहुत बड़ा घोटाला, उस जिसपे ये भाजपा कांग्रेस के लिए कह रही थी कि कांग्रेस ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की अनुमति दी, वो सब झूठ निकला। कांग्रेस ने 2006 में उसको निरस्त कर दिया था, स्वीकृति दी थी, इंस्टीट्यूट, शैक्षिक इंस्टीट्यूट के लिए स्वीकृति दी थी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए नहीं। लेकिन जब कांग्रेस को लगा कि भाई ये ठीक से नहीं काम कर रहे हैं, या आईएमए की रिपोर्ट आई कि भाई आईएमए को खतरा हो सकता है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी को, तो कांग्रेस की सरकार ने 2006 में निरस्त कर दी थी। तो इन सारे मुद्दों पर हम कल 16 फरवरी को राजभवन घेराव का हमारा कार्यक्रम है। पूरे प्रदेश से हम लोगों को हमने बुलाया है, चाहे पिथौरागढ़ हो, चाहे चमोली हो, और देहरादून, हरिद्वार की हर विधानसभा से 10 विधानसभाएं देहरादून जिले की हैं, 11 विधानसभाएं हरिद्वार की हैं। तो इन 21 विधानसभा हमने ज्यादा फोकस किया है, उधम सिंह नगर पे फोकस किया है। पहाड़ों से भी लोग आएंगे, लेकिन उतनी संख्या से में पहाड़ों से नहीं आ पाएंगे, लेकिन सब जगह से बड़ा उत्साह रैली को लेकर है, और इससे निश्चित रूप से कल की हमारी रैली ना भूतो ना भविष्य ऐसी रैली होगी। उसे जो व्यक्ति पिथौरागढ़ से आज सुबह चला होगा, कल देहरादून पहुंचेगा, इससे साफ जाहिर है कि उसका मन कांग्रेस के लिए इतना मजबूत हो जाएगा। एक तरह से हम भाजपा सरकार के खिलाफ जो जन आक्रोश है उसको भी सड़कों पर ला रहे हैं, और उससे कांग्रेस को भी संगठनात्मक दृष्टिकोण से मजबूती मिलेगी कि जो भी कार्यकर्ता कल इस महायज्ञ में, इस कीर्तन में, जो महायज्ञ हम भाजपा के खिलाफ कर रहे हैं, प्रदेश की जनता को सुरक्षित करने के लिए कर रहे हैं, नौजवानों को रोजगार देने के लिए, कल राजभवन घेराव के रूप में जो हमारा महायज्ञ है,
इसमें जो भी आहुति देने के लिए कल आएगा वो फिर एक तरह संकल्प ले लेगा कल कि अब भाजपा की विदाई करनी है। वो अपने अपने गांव जाकर, अपने अपने ब्लॉक में जाकर, अपने अपने वार्ड में जाकर कांग्रेस को मजबूती देगा और भाजपा की विदाई के लिए काम करेगा। तो एक तरह रैली के माध्यम से हम दोहरा काम कर रहे हैं, जहां हम भाजपा को पर्दाफाश कर रहे हैं, भाजपा के काले कारनामों को जनता के बीच में ला रहे हैं, और वहीं इससे हमारा संगठन भी, हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई होगा, हमारा मनोबल बढ़ेगा। और कल से हम एक तरह से ये बिगुल है, चुनावी बिगुल है, कांग्रेस इसको चुनाव के मूड में, चुनाव के दृष्टिकोण से, क्योंकि हमने देख लिया कि भाजपा हर मोर्चे पे फेल हो गई है, और इसलिए भाजपा के चेहरे पर ये जो सनातन का चेहरा इन्होंने लेके ओढ़ा हुआ था, जो धर्म के नाम पर ये राजनीति कर रहे थे और फ्री राशन देने के नाम पर राजनीति कर रहे थे, लेकिन आज उत्तराखंड के लोग ये समझ गए हैं कि ये केवल धोखा कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम कल सड़कों पे लाएंगे। ये मुद्दे तो है, ये मुद्दे रहेंगे, लेकिन स्वाभाविक तौर पर जिस धौलास का आपने जिक्र किया, 2006 से लेकर 2026 तक, यानी लगभग 20 साल, इस दरमियान उस जमीन का क्या हुआ? और बीजेपी यही नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है। कल भी आपने देखा कि कैसे बहुत सारे एक समाज के लोग सड़कों पर उतरे और कांग्रेस दफ्तर घेरने के लिए वो पहुंच गए। तो इस नैरेटिव में, बीजेपी के इस जाल में क्या कांग्रेस फंस रही है, जो 2022 के चुनाव में भी हमने देखा? वही मुस्लिम ये भाजपा ने जो शिगुफा छोड़ा था, उनको मालूम नहीं था कि हम 2006 का जो कांग्रेस की सरकार ने इस भूमि का वो रिजेक्ट किया और सरकार में मर्ज करने का आदेश किया। कांग्रेस सरकार ने जमीन को, भूमि को सरकार में नीत करने का आदेश किया। उनको मालूम नहीं था कि ये हम रिकॉर्ड और सारा शासन कर देंगे। और उसके बाद जब ये हाईकोर्ट गए कि कांग्रेस की सरकार ने ये कहा कि ये भूमि ठीक है, हम फ्री कर रहे हैं, लेकिन ये भू परिवर्तन नहीं होगा, ये कृषि भूमि ही रहेगी। और ऑटोनॉमी, ये जो सारा खेल उसके बाद हुआ, ये कांग्रेस भाजपा सरकार में हुआ। भाजपा सरकार में अहमद को, जो हमारा मंत्री था, उसने जो भाजपा का उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन है, उसके भतीजे को पावरोटनी दी, और उसने अपने सारे रिश्तेदारों के नाम पर ये जमीन की, और उसके बाद 143 करवाया 2024 में जी। तो ये सारा खेल जो भी हुआ है, वो भाजपा के वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन है, उसका भतीजा है, भाई का लड़का है, शकील अहमद, और सारा खेल शकील अहमद भाजपा के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन माध्यम से ये सारा खेल हुआ है। इसीलिए इन्होंने, जब हमने प्रेस की, जब मैंने प्रेस की इस मुद्दे पर, तो उनको लगा कि अब हमारा काला जो भंडा है, हमारा जो काले कारनामे है भाजपा सरकार के, जो इस जमीन पर बहुत बड़ा मोटी नंबर 2 का काम हुआ है, क्योंकि 143 आप एग्रीकल्चर लैंड का 143, इतनी बड़ी लैंड का 143 कर रहे हैं, और उस जमीन को फिर खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, और ज्यादातर हिंदुओं को बेच दी गई वो जमीन। तो इसमें बहुत बड़ा घोटाला है, जमीन का बहुत बड़ा घोटाला है, और पूरी तरह भाजपा सरकार की संलिप्तता है इसमें। बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, और अपने काले कारनामे को छिपाने के लिए उन्होंने जानबूझकर कल पुलिस के माध्यम से जबरदस्ती, कुछ आपने देखा होगा, जब वो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि हम आए क्यों आए यहाँ। तो कह रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर जिंदाबाद तो लगा रहे हैं,
हाँ, उनको पता ही नहीं है कि हम यहाँ देहरादून है क्यों है। इवन कि उनके जो नेता थे वो भी सिर्फ है कि भाई कांग्रेस को सुधारेगा। जब मीडिया ने उनसे पूछा भाई कांग्रेस तो सरकार में ही नहीं है, ना प्रदेश में सरकार में, न केंद्र में सरकार में, तो तुष्टिकरण अगर कोई कर रहा है तो वो तो भाजपा कर रही होगी। तो ये सारी बातें हैं और इसलिए मैं सोचता हूं कि वो भाजपा चाहे जो भी करना चाहे, सारी चीजें जनता के बीच में है और कल हम और खुलासा इस बात का करेंगे। जी, लेकिन एक और चीज इसमें फिर आगे जाती है। मौजूदा दौर में जो माहौल बनाया जा रहा है उत्तराखंड में बीते 3-4 सालों से कम और 2022 के चुनाव के दरमियान से हिंदू मुस्लिम हर मुद्दे पर करने की कोशिश हो रही है। ये उत्तराखंड के लिए और उत्तराखंड के स्वरूप के लिए कितना खतरनाक है, क्योंकि बीजेपी कहती है कि हम तो सनातन को बचा रहे हैं और यहाँ सिर्फ और सिर्फ सनातन की चलेगी, दूसरे नहीं चलेगी। तो उत्तराखंड के स्वरूप के लिए कितना घातक है? मैं एक सवाल कर रहा हूं, जितने पेपर लीक करने वाले हैं सारे सनातनी हैं, उसमें केवल मुस्लिम नौजवानों का ही तो नुकसान नहीं हुआ होगा? ये जो पेपर लीक हुआ, जिन बच्चों ने तैयारी करी, सब वो मुस्लिम तो नहीं दे रहे थे एग्जाम। अग्नि सेवा चयन आयोग, लोक सहायक का एग्जाम केवल मुस्लिम बच्चे तो नहीं दे रहे थे, लड़कियां तो नहीं दे रही थी, अधिकतर तो उसमें हिंदू रहे होंगे ना। तो नुकसान किसका हुआ? अगर 14 साल की बच्ची के साथ, अपनी ही बेटी के साथ एक भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चे की महिला रेप कराती है, तो बच्ची भी सनातनी और रेप कराने वाली भी सनातनी। अंकिता सनातनी नहीं है और उसको मारने वाले भी सनातनी है। लाल कुआं में जो घटना हुई, भाजपा के दर्जाधारी लड़की भी सनातनी और रेप करने वाला भी सनातनी। चंपावत में रेप भी सनातनी के साथ हुआ और रेप करने वाला भी सनातनी। अल्मोड़ा की घटना, पुरोला की घटना, और दूसरा जो मैं आज आपको कह रहा हूं, देहरादून के अंदर जितनी हत्याएं हुई, चाहे मच्छी बाजार में हुई, लड़की भी सनातनी, मारने वाला भी सनातनी। इस केस में जो लड़की की हत्या हुई वो भी सनातनी, मारने वाला भी सनातनी। विकास नगर में जो हुआ, ये परसों जो घटना हुई, मारने वाला भी सनातनी और जो मारा गया वो भी सनातनी, शर्मा। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि भैया, अगर तुम बहुत हिंदुओं की रक्षा की बात कर रहे हो, सनातन को बचाने की बात कर रहे हो, तो सनातनी नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? हिंदू धर्म की माता बहनों को क्यों मार रहे हो? हिंदू माता बहनों के साथ क्यों बलात्कार कर रहे हो? क्यों उनके साथ अत्याचार कर रहे हो? क्या ये सनातन है? ये क्या सनातन है? आज शिवरात्रि तो आप देख रहे हैं, मैंने भी कपड़े सनातनों के पहने। मैं सनातनी नहीं हूं क्या? मैं सनातनी नहीं हूं। तो क्या किसी सनातन के नाम पर आप अराजकता फैला देंगे? क्या दीपक सनातनी नहीं है? गुरुद्वार में जो दीपक है वो सनातनी नहीं है? तो ये केवल वोट की राजनीति के लिए, लेकिन अब ये टोटका नहीं चलेगा इनका उत्तराखंड में, क्योंकि गोदयाल भी पंडित है, सनातनी है। अब आप देखिए, गोदयाल सनातन में क्या कौम है? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। यशपाल आर्य हमारे अनुसूचित जाति के नेता हैं कि नहीं है? और हमारे विपक्ष के नेता हैं, वो भी सनातनी। गोदयाल जी भी सनातनी, प्रीतम भाई भी सनातनी, हरिसाव जी भी सनातनी, मैं भी सनातनी। तो ये लड़ाई, ये जो जिस रास्ते ले जाना चाह रहे हैं, वो लड़ाई अब उस रास्ते जाने वाली नहीं है। लोग इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से, इनकी राक्षसी प्रवृत्ति से, इनके भ्रष्टाचार से, इनके आतंक से दुखी हो गए। लोग इतने परेशान हैं कि अब कांग्रेस को केवल डुगडुगी पीटनी है, लोगों के दुख दर्द में सम्मिलित होना है, लोगों के दुख दर्द को सड़कों पे लाना है। हमने कल रैली की, परसों हमने कहा कि अब कांग्रेस रैली करेगी। जो हमने
हत्या के खिलाफ कल प्रदर्शन किया। शाम को 6 बजे सोचा और कल हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पे आ गए। इनको एसएसपी हटाना पड़ा, लेकिन हम एसएसपी के हटाने तक से सहमत नहीं है। आप ए को बी को लाओ, चाहे किसी को लाओ, इस सरकार को, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। जिस तरह उनके नाक के नीचे 5 हत्याएं 15 दिन के अंदर हुई हैं, इसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, होम मिनिस्टर मुख्यमंत्री है, और इसके लिए पूरी जिम्मेदारी होम मिनिस्टर के रूप में और मुख्यमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री की है, और उनको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। इससे कप्तान को हटाने से नहीं काम चलेगा, इससे जो है ट्रांसफर करने से काम नहीं चलेगा। ये बहुत गंभीर विषय है कि यहाँ जो बाहर के माफिया हैं, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दूसरे प्रदेशों के जो माफिया हैं, उनको आप यहाँ जमीन के धंधे में, खनन के धंधे में, शराब के धंधे में उनको यहां बुला रहे हैं। आज ऊर्जा विभाग में सारे ठेके, पीडब्ल्यूडी के सारे ठेके बाहर के माफियाओं को दे गए, गुजरात के माफियाओं को दे गए। और उससे क्या हो रहा है कि वो लोग पैसा मार देते हैं, जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, सरकार की देखरेख में, पुलिस के संरक्षण में कब्जा कर रहे हैं, और उससे हत्याएं, गैंगवार हो रहा है, उससे हत्याएं हो रही। तो मैं निश्चित रूप से आज ये चाहे कोई भी टोटका कर ले, लेकिन वो या कौन आया हो क्या? ये पूर्ण नहीं कर सकते तो हो जाए। लोकेशन उसको चेंज हो गया, कैसे हुआ है? जो भी टोटके आप कर लो, लेकिन अब उत्तराखंड में आम जनता समझ चुकी है, इनके बहकाव में, इनके गुमराह में, इनके फ्रेम में अब आने वाली नहीं। और कांग्रेस, हम केवल ये कल रैली कर रहे हैं, यहां तक नहीं सीमित रहेंगे। हमने अगले 1 महीने का कार्यक्रम बनाया है। हर विधानसभा तक कांग्रेस का जिम्मेदार नेता दौरा करेगा। हमने 13-14 जून में पूरे प्रदेश को बांटा है। एक प्रमुख नेता, प्रदेश का बड़ा नेता, उसके साथ 2-3 प्रमुख नेता पूरी 70 की 70 विधानसभाओं में दौरा करेंगे, नुक्कड़ सभाएं करेंगे, जनसभाएं करेंगे, और हम सरकार की जो खामियां हैं उनको जनता के बीच में लाएं। अगला हमारा कार्यक्रम है 3 महीने का कार्यक्रम। हमने कांग्रेस से पूरा 3 महीने का कार्यक्रम निर्धारित कर दिया है। हम 3 महीने क्या, उसके अगले 3 महीने का फिर कार्यक्रम हम बनाएंगे, इस बीच बनाएंगे। तो हर 3-3 महीने के कार्यक्रम हमने जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। जनता, कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता शांत नहीं रहेगा। संगठन को भी मजबूत करेंगे, पोलिंग बूथ को भी मजबूत करेंगे, फर्जी वोट बनाने से इनको रोकेंगे और इसकी लड़ाई लड़ेंगे। तो निश्चित रूप से माहौल में परिवर्तन है, और भाजपा की विदाई उत्तराखंड से शुरू होगी। ये बद्री केदार की भूमि है, गंगोत्री यमुनोत्री की भूमि है, ये गंगा यमुना की भूमि है, ये शिव की भूमि है, ये विष्णु की भूमि है, ये काली मठ की भूमि है, काली देवी की भूमि है, ये धारी देवी की भूमि है, ये जगेश्वर की भूमि है। इसी भूमि से ये हेमकुंड साहिब की भूमि है, ये कलेर शरीफ की दरगाह उसकी भूमि है। दुनिया के 1/3 आस्था का केंद्र, लोगों का आस्था के केंद्र हमारा उत्तराखंड है, और उनकी भूमि है। और यहीं से भाजपा के ये काले कारनामे, भाजपा की विदाई यहीं से शुरू होगी। और लोकतंत्र डॉक्टर भीमराव जी ने जो संविधान बनाया है उसकी रक्षा की जिम्मेदारी इसी देवभूमि से होगी। जी, एक और चीज हरक जी, सवाल, क्योंकि 2022 में जिस तरीके से माहौल था, उस समय ये लग रहा था कि कांग्रेस आ जाएगी, लेकिन फिर जो चीजें वहां, कुछ तो मिसमैनेजमेंट रहा, कुछ कमियां रही। उन चीजों से कांग्रेस ने क्या सीखा है? और इस बार कांग्रेस क्या सिर्फ बीजेपी के नकारात्मक एजेंडे को लेकर जा रही है, या फिर कांग्रेस का अपना भी कोई एजेंडा है जिसको आप लोग अब आने वाले वक्त में सामने रखेंगे? दोनों चीजें। ये बिल्कुल आपने सही सवाल किया कि 22 में बिल्कुल माहौल था, लेकिन हम कहीं ना कहीं फेल हो गए।
टिकट वितरण में, या हम सही से जनता के बीच में अपनी बात को नहीं रख पाए। भाजपा ने नकारात्मक माहौल बनाया मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम पर, बहुत सारी बातें हुई। लेकिन इस बार हम जहां ये माहौल बना रहे हैं, भाजपा का नकारात्मक माहौल, भाजपा की खामियां जनता के बीच में ले जा रहे हैं, कांग्रेस संगठन को मजबूत कर रहे हैं, वहीं हम प्रदेश कांग्रेस की अगर सरकार आती है तो उस एजेंडे को भी हम आज ही से, जैसे वो ओल्ड पेंशन का ये स्कीम है कि भाई हम ओल्ड पेंशन की योजना है, हमारे दैनिक वेतन के कर्मचारी हैं, उनकी समस्या है, तमाम जो समस्याएं, जो तमाम कार्यक्रम है, उसको भी हम जनता के बीच में ले जाएंगे। बिजली की बात है कि भाई बिजली हम सस्ती देंगे, आज बिजली महंगी हो गई उत्तराखंड में, बिजली हम सस्ती देंगे, किसानों को समय से भुगतान करेंगे, किसानों के लिए हमारी क्या योजना होगी, पेपर अगर जितने सरकारी पद प्रदेश के अंदर खाली हैं, उन सारे पद को 1 साल के अंदर भरने का वायदा हम उत्तराखंड की जनता से करेंगे। तमाम योजनाएं हम, महिलाओं के लिए क्या योजना हमारी होगी, गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं उनके लिए क्या योजना होगी, अनुसूचित जाति जनजाति के ओबीसी के लोगों के लिए हमारी क्या योजना होगी, वो सारी योजनाओं को भी हम साथ साथ भाजपा की निकम्मेपन, भाजपा के भ्रष्टाचार, अराजकता और कांग्रेस का सकारात्मक कार्यक्रम क्या होगा, इसको भी लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। केवल चुनाव में नहीं जाएंगे, ये जो हमारा कार्यक्रम चलेगा उसी बीच हम ये बातें भी साथ साथ करेंगे। दूसरा, हम जो हमने महसूस किया है कि 2022 में कहीं ना कहीं टिकटों में जो टिकट दिए गए, कहीं ना कहीं लगता है कि हमारा चयन या हमारे जो टिकटों का वितरण था, टिकट जिनको हमने दिए, कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई उसमें। तो जो खामियां उस समय रह गई हैं, इस बार कांग्रेस वो खामियां नहीं होने देगी। मैंने कई बार कहा है कि मेरे कोई कितना ही खास क्यों ना हो, कितने ही नजदीक क्यों ना हो, लेकिन अगर वो चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है, वो सक्रिय नहीं है अपनी विधानसभाओं में, सोशल इक्वेशन नहीं है, बहुत सारे कारण होते हैं चुनाव के समय में, सोशल इक्वेशन होता है, फाइनेंशियल स्थिति होती है, उसका प्रभाव कितना है जनता के बीच में, लोग किस तरह उसको स्वीकार कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें जब तक नहीं होंगी और इन मानकों पे, चुनाव जीतने के मानकों पर कोई खरा नहीं उतरेगा, तो मुझे लगता है कि हमारी पार्टी इस बार वो गलती नहीं दोहराएगी जो हमसे 2022 में हो गई। जी, अच्छा, ये बयान आपका बीते दिनों वायरल भी हुआ, फिर उसका जवाब भी आपका आ गया था कि भाई टिकट उसी को दिया जाएगा जो जीतेगा, और राहुल गांधी का भी टिकट पक्का नहीं हो सकता। लेकिन उसी के बाद कांग्रेस के भीतर से मैंने राहुल इसलिए कहा, अलग संदर्भ में था, मैं समझ गया उसको। लेकिन मेरा सवाल ये है कि फिर रणजीत रावत का काउंटर ये आता है कि भाई जिताऊ ही नहीं, टिकाऊ को भी टिकट देना चाहिए। इशारा उनका आप पर था 2016 वाली घटना पर कि जो कांग्रेस का है कांग्रेस में ही रहे, जाएगा इधर से उधर, ऐसे लोगों को टिकट देना चाहिए। किसको टिकट देना चाहिए? जी, जिताऊ के साथ साथ टिकाऊ को, जो टिकाऊ है, यानी जो कांग्रेस में ही रहे, कांग्रेस से भाग न जाए बाद में। वो ठीक है, ये एक चीज सुनो रणजीत राव जी, ये तो सही है भाई, पार्टी में जो रहे उसको देखिए, में करता इस तरह का वातावरण हमें हमेशा बना के रखना पड़ेगा। हाँ ठीक है, अगर कोई फिर भी उसके बाद पार्टी के साथ धोखा कर रहा है तो वो गलत बात है, लेकिन अगर वो हम वातावरण ऐसा बनाएंगे प्रदेश के अंदर कि वो पार्टी का कार्यकर्ता, ऐसी नौबत नहीं आएगी कि पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी छोड़ के जाए, क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि रणजीत भाई ने किस सेंस में कहा, और मैं एक सोचता हूं कि अगर सही मायने में देखा जाए तो चाहे कांग्रेस में इल्ले बिल्ले लोग हों, ये तो जो पूरी आज भाजपा है, जैसे जगदम्बा पाल भाई आज लोकसभा की स्पीकर कुर्सी पे कभी कभी बैठते हैं, वो भी कांग्रेस में थे। आप 80% लोग आज चाहे सेंटर में मिनिस्टर हैं, चाहे आज प्रदेश में, सब आपको कांग्रेस के ही दिखाई देंगे।
उत्तराखंड में आज आप मुझे बता दो, पूरी सरकार में 6 मंत्री हैं अभी, 6 में सुबोध कांग्रेस का, सतपाल महाराज कांग्रेस का, रेखा कांग्रेस की, एक धन सिंह को और एक धामी को छोड़ दिया जाए, सब लोग कांग्रेस के विधायक देख लो। मुन्ना चौहान पहले जनता दल में थे, फिर फोर्स में थे, सभी देख लो आप, पूरे उत्तराखंड में देख लो आप। तो ये हमें ये जरूर देखना है कि कोई धोखा ना दे, और अगर दूसरा केवल धोखा ना दे, यही नहीं होना चाहिए। हमें माहौल भी ऐसा रखना है कि हमारा कार्यकर्ता हमको छोड़ के नहीं जाए, हम उसको इतना अपनापन दें, हम उसको इतना प्यार दें, उसका सम्मान करें। कोई कार्यकर्ता कब छोड़ के जाएगा, तो हम उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कोई बहुत लालची है तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन हम कोई छोड़ के तब जाएगा, हम उसको सम्मान नहीं दे रहे हैं, हम उसे प्यार नहीं दे रहे हैं, उसके दुख सुख में सम्मिलित नहीं हो रहे हैं। ये परिवार है, कांग्रेस एक परिवार है। हम अगर परिवार के सदस्य के रूप में अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान रखेंगे, विशेष करके जो हम जिम्मेदार नेता हैं, जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं, हमारा फर्ज है कि अपने परिवार के छोटे से छोटे कार्यकर्ता का हितों का ध्यान रखना, उसके दुख सुख में सम्मिलित होना, उस पर कोई पीड़ा आ रही है मदद करना। तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई परिवार का सदस्य, कांग्रेस का कोई सदस्य फिर पार्टी छोड़ेगा, परिवार को छोड़ेगा। अगर हम परिवार की तरह इसको रखेंगे, हम राजनीतिक पार्टी नहीं, ये कांग्रेस परिवार की तरह जब हम इसको जोड़ेंगे या रखेंगे, तो मैं नहीं समझता फिर कोई इसको छोड़ेगा। जी, अच्छा, एक चीज और, क्योंकि आप अभी एक अहम जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और आप बार बार इसका जिक्र भी करते हैं कि चुनाव मैनेजमेंट को लेकर मेरे पास बहुत अनुभव है और वो दिखता भी है। अब वो वक्त बताएगा कि आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन कांग्रेस के अंदर से भी कुछ लोग गाहे बगाहे, भले डायरेक्ट न कहे लेकिन इनडायरेक्ट कहते हैं, बीजेपी के लोग तो खुले तौर पर कहते ही है कि हरक सिंह जी का भरोसा क्या है कि वो कांग्रेस में ही रहेंगे, और तमाम सम्मान मिलने के बाद भी हरक रावत जैसे नेता जब कांग्रेस 2016 में छोड़ सकते हैं तो औरों की गारंटी क्या है। तो इस चीज को लेकर हरक सिंह रावत इस बार कैसे अपनी पार्टी के लोगों को इंश्योर करेंगे और कैसे एक पब्लिक के बीच ये मैसेज देंगे कि नहीं, हरक सिंह रावत अब पूरी मजबूती के साथ, पूरी ताकत के साथ कांग्रेस की सत्ता लाने के लिए काम करेंगे। एक चीज मैं बता दूं, जी, यशपाल आर्य जी भी थे, हाँ, भाजपा सरकार में मंत्री थे जी, 17 से 22 तक। हाँ, वो भी मंत्री थे ना, भाजपा में मंत्री थे ना, वो भी मंत्री और वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। मैं 2007 से 12 विपक्ष नेता रहा कांग्रेस में। मैं लगभग 20-25 साल से कांग्रेस में था। अब कुछ परिस्थितियां बनी, मैं यही तो कह रहा हूं कि अगर हम अपने परिवार के सदस्य के रूप में रखेंगे, हाँ, इसे कह रहा हूं कि मैं तो मंत्री कांग्रेस सरकार में भी था। अब कह रहा हूं कि भाई अगर आज कोई भी पार्टी छोड़ता है तो दो तरह की पार्टी कोई छोड़ता है, एक तो अति महत्वाकांक्षी है तो तब छोड़ता है, या उसको सम्मान या उसको जो परिवार में माहौल है अगर हम उसको नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं अकेला वो जिम्मेदार नहीं है पार्टी छोड़ने के लिए, परिवार छोड़ने के लिए हम भी जिम्मेदार। अगर हम परिवार का कोई सदस्य परिवार छोड़ता है तो हमें भी मंथन करना चाहिए वो क्यों छोड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि अब ऐसी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि जो लोग ये कह रहे हैं, मैं कांग्रेस के बड़े नेताओं की इच्छा शक्ति से कांग्रेस में आया हूं। 2022 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने मुझे पार्टी में आने के लिए निमंत्रण दिया, मुझसे बातचीत की, तब मैं कांग्रेस में आया हूं। और मैंने कुछ भी नहीं, कांग्रेस से 5 साल हो गए संघर्ष कर रहा हूं, तब से हर संघर्ष में हर उसमें और इतना संघर्ष कर रहा हूं कि आज कांग्रेस में
किसी नेता उत्तराखंड में कांग्रेस के किसी नेता पे ईडी आई, सीबीआई आई? मैं झेल रहा हूं ईडी सीबीआई, सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में तो झेल रहा हूं। अगर मैं कांग्रेस में नहीं होता, ईडी सीबीआई नहीं झेलता। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, लेकिन मैं डरता नहीं हूं भाई। अगर जो डरा वो मरा जी, डरता नहीं हूं, चाहे जो हो जाए देखा जाएगा। लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूं, और मेरे बीच में अपने पार्टी के नेताओं से नाराजगी भी व्यक्त करी कि जब ईडी मेरे घर पे आई, सीबीआई आई, तो पार्टी को पूरा खड़ा होना चाहिए। ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, पार्टी को मनोबल बढ़ाना चाहिए, पार्टी को खड़ा होना चाहिए। बाद में तो खैर पार्टी खड़ी हुई, करण मेहरा जी ने भी बयान दिया, लेकिन जिस तरह पार्टी पूरी तरह मजबूती के साथ खड़ी होनी चाहिए। जी। अब हम जो हमारी टीम है, आज की प्रदेश की टीम है, हमने आपस में बातचीत की, किसी भी कोई भी परेशानी आएगी तो पूरी कांग्रेस खड़ी हो जाएगी उसके साथ। जी। अभी उधम सिंह नगर में घटना हुई, कांग्रेस सड़कों पर है। हरिद्वार में कोई घटना होती, पूरी कांग्रेस एकजुट होकर लड़ाई लड़ेगी। हाँ। और आपस में हमारा तालमेल भी है। करण मेहरा, प्रीतम, यशपाल आर्य, मेरा, हम लोगों में कोई इतना आपस में इतना भाईचारा है, हम एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। जी। एक पहलू और इसमें अब आता है जी, क्योंकि अब चुनाव इस बार जल्दी भी हो सकते हैं, ऐसी भी संभावना है, वो तो चलो दूर की बात है। एक बीच में आपका बयान ये था कि भाई भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के, और संभवतः उनमें से कुछ विधायक भी हो सकते हैं, वो मुझे मालूम नहीं, उन्होंने भी आपसे संपर्क किया है। तो एक ये जो अदला बदली वाला सिलसिला चलता है चुनाव के ठीक पहले, उसमें फिर एक ये सवाल रहता है कि भाई बीजेपी का अगर कोई सिटिंग एमएलए आ रहा है तो फिर उसको टिकट देना पड़ेगा। तो इस बार क्या ऐसी शर्तों पर भी होगा कि बीजेपी से अगर कोई एमएलए आता है, और अगर आता है, पता नहीं मुझे कि कितने संपर्क में आपके हैं, क्या ऐसा है कि बीजेपी के एमएलए आपके संपर्क में है और उनको टिकट भी मिलेगा, इस शर्त पर आएंगे वो? ये युद्ध है। और जी, चुनाव जीतने के लिए जब हम योजना बनाते हैं तो हर विधानसभा सीट पर आंकलन करते हैं, हमारा कौन कार्यकर्ता मजबूत है, उसकी क्षमता क्या है, संसाधन कैसे हैं। क्योंकि देखिए, सब कुछ चाहिए राजनीति के लिए। गाड़ी घूमेगी तो पैसा चाहिए। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, सारी चीजों का आकलन करते हुए हम लोग तैयारी करते हैं। अब उसमें माना हमारा बहुत अच्छा कार्यकर्ता है, सब कुछ है, लेकिन भाजपा या दूसरे दल से कोई व्यक्ति प्रभावशाली है, उसको अगर हम सम्मिलित करते हैं, वो तो देखिए भाजपा भी करती है, वो कांग्रेस भी करेगी, वो सभी पार्टियां करती है। वो राजनीति में ये राजनीति में सब कुछ जायज है। देखिए, युद्ध में, राजनीति में और प्यार में बहुत सारी चीजें हैं। जब हमको आंकलन करते हैं कि भाई हमारा कार्यकर्ता इस सीट पर उस स्थिति में नहीं है कि सीट निकालने की स्थिति में नहीं है, तो हम फिर निर्णय लेते हैं कि भाई कोई दूसरी पार्टी का या कोई फौज का व्यक्ति रिटायर हो क्या आया, कोई कर्मचारी नेता रिटायर हो क्या आएंगे। तो ये तो देखिए, वो तो यही तो काम हमारा है प्रबंधन का। हम ये देखेंगे कि हम किस सीट पर भाजपा को हटाना है। तो राजनीति में कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद, बिल्कुल प्रैक्टिकल, ये बिल्कुल व्यावहारिक है। राजनीति की तरह होती है, ये व्यावहारिक होता है। ये हम बड़ी बड़ी नैतिकता की बात और बड़ी बड़ी बातें करें, मैं बिल्कुल व्यावहारिक बात करता हूं। जो मैं बातें करूं नहीं जी, मैं खाना नहीं खाऊंगा, अरे भूखा कोई रह सकता है क्या? कितने दिन भूखा रह सकता है? मैं कहूँ जी मैं पानी नहीं पीऊंगा, कितने दिन बिना पानी के रह सकता है? मैं कहूंगा जी मैं सांस नहीं लूंगा, कितने घंटे बिना सांस के रह सकता है? तो अब वो बातें क्यों करें हम, जो बातें संभव ही नहीं।
सब लोग जानते हैं, आप जी। भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, सारे लोग जानते हैं कि राजनीति में जो है साम दाम दंड भेद सब चलता है भाई। जी। और इसलिए तो कितने हम हाँ, भाजपा का जवाब भाजपा के तरीके से देंगे। वो अगर जो जी। तरीका वो अपनाएंगे, इस बार हम वो सोचेंगे कि भाई हम इस बार नहीं आने देंगे, उनका चेहरा हम जनता के बीच में लाएंगे कि तुम कैसे हिंदू हो। हाँ, लोगों को बताएंगे ये ऐसा हिंदू, जो अभी मैंने आपके बीच में कहा कि ये हाँ, ऐसे हिंदू है, अपनी 14 साल की लड़की के साथ एक मां कैसे बलात्कार करा सकती है? कोई हिंदू में कोई महिला ऐसी हो सकती है क्या? ये भाजपा की हिंदू महिला है जो ऐसा करा सकती है। जी। कोई हिंदू तो महिला नहीं सर कर सकती। एब्स्टिन फाइल में, अभी एब्स्टिन हाँ, फाइल में अब आप सोचो, जब से हमने एब्स्टिन फाइल को के बारे में देखा और सुन रहे हैं, तो मन में घृणा जैसी हो गई कि भाई कैसे बिल्कुल, कर सकता है कोई, इतने छोटे बच्चों के साथ कैसे कर सकता है तो हम भी इंसान ना। बिल्कुल। तो क्या, जब हम इतने दुखी हो सकते हैं, तो क्या आज उत्तराखंड के लोग, जिस तरह उनके बच्चों के साथ अत्याचार हो रहा है, बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो क्या हमारे उत्तराखंड के हिंदू भाई बहन इससे दुखी नहीं होंगे क्या? मैंने उदाहरण दिया कि रावण नहीं था हिंदू क्या? कौरव हिंदू नहीं थे क्या? वो तो पांडवों के भाई थे। गुरु द्रोणाचार्य हिंदू नहीं था क्या? धृतराष्ट्र क्या हिंदू नहीं था क्या? लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों का साथ दिया, अन्याय का साथ दिया, सच्चाई का साथ नहीं दिया क्या? रावण हिंदू नहीं था क्या? लेकिन जब भी किसी में राक्षसी प्रवृत्ति आ जाती है, भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को क्या कहा, जब वो धनुष बाण उठाया, धनुष उन्होंने कहा मैं अपने भाइयों को, अपने धृतराष्ट्र को या अपने परिवार के लोगों पर कैसे वो चलाऊंगा? तो भगवान कृष्ण ने दिया, उपदेश दिया गीता में, गीता उसी पे बनी है बिल्कुल। कि भाई अर्जुन को कहा कि नहीं, ये युद्ध है, युद्ध भूमि है, जो आपके सामने खड़ा है वो आपका भाई नहीं है, वो आपका दुश्मन है। और इस समय आपको उसको अपने दुश्मन की तरह जो है, युधिष्ठिर को, भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को अश्वत्थामा हतोहत बोलना पड़ा। जो व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता था, सच्चाई को बचाने के लिए, राक्षसी प्रवृत्ति को मिटाने के लिए, कुकर्मियों को मिटाने के लिए, युधिष्ठिर जैसे व्यक्ति को, सच्चे व्यक्ति को भी झूठ का सहारा लेना पड़ा, अश्वत्थामा हतोहत बोलना पड़ा। तो क्या वो मारने वाले युधिष्ठिर भी सनातनी, अर्जुन भी सनातनी, विभीषण भी सनातनी, और दुर्योधन भी सनातनी, धृतराष्ट्र भी सनातनी। गुरु द्रोणाचार्य जैसा गुरु द्रोणाचार्य जिसने पांडवों को भी और कौरवों को भी शिक्षा दी, लेकिन वो जब दुराचार के साथ खड़ा हो गया, अधर्मियों के साथ खड़ा हो गया, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि नहीं, इस समय वो गुरु नहीं है, वो अधर्मियों के साथ खड़ा हो गया है। इस समय ये जो भाजपा के लोग हैं, ये अधर्मियों के साथ खड़े हो गए हैं, और इसलिए इस समय कांग्रेस को, ये उत्तराखंड के लोग जिनमें थोड़ी सी भी समझ है, वो समझते हैं कि हमें किसका साथ देना है, किसका साथ नहीं देना। जी। तो नंबर ऑफ एमएलए सर, नंबर ऑफ एमएलए कितने हैं भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने आपसे संपर्क किया है, और उनके लिए आप रणनीति बना रहे हैं कि क्या सही वक्त होगा, कब उन्हें कांग्रेस का दामन, उनको कांग्रेस में उनको शामिल किया जाएगा? कुछ ऐसा है अभी या अभी वक्त है? देखिए, हमने कुछ लोग, जो कुछ सीनियर लोग जो ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी धीरे धीरे आगे ज्वाइन कराएंगे। हमारे हर सीट पे आकलन कर रहे हैं। केवल माना वो भाजपा से एमएलए या मिनिस्टर है, और हम आकलन कर रहे हैं कि उसको लाते हैं, वो नहीं जीत पाएगा, माना उसके खिलाफ उसकी विधानसभा में माहौल खराब है। हम किसी को पार्टी में इस बार, हमारी ऐसी मजबूरी नहीं है, इस बार हमारी ऐसी मजबूरी नहीं है कि कोई विधायक है, कोई मंत्री है, वही जीत पाएगा। हम आकलन कर रहे हैं कि किस
सीट पर, उदाहरण के लिए मैं गंगोत्री का दे रहा हूं कि भाई गंगोत्री में जो है इस सीट पर कौन निकाल सकता है, या घनसाली सीट कौन निकाल सकता है, टिहरी सीट पे कौन लोग हैं, हमारे बीच में कौन प्रभावशाली है, बीजेपी में कौन प्रभावशाली है, बीजेपी किसी एक को टिकट देगी, उनमें जो छूट जाएंगे दो लोग टिहरी में जो प्रमुख दावेदार है टिकट के, उनका भी आकलन कर रहे हैं कि भाई वो अगर हमने उनको ज्वाइन करा लिया और उनको टिकट दे दिया तो वो निकालने की स्थिति में है कि नहीं है। हम ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहते कि जबरदस्ती केवल विधायक है और पूर्व मंत्री है और उसको सम्मिलित करा लिया और वो पता हार गया। हम संभावित कैंडिडेट का, संभावित सम्मिलित होने वाले व्यक्ति का भी आकलन कर रहे हैं, वो निकालने की स्थिति में है कि उसकी स्थिति खराब है। अच्छा, मैं तो हर दिन रोज हर सीट पर जो है सोचता हूं। कल गोदयाल जी में बैठे थे तब भी हमने चर्चा की, प्रीतम भाई हम लोग चर्चा करते हैं, हरीश भाई हम लोग चर्चा करते हैं, एक एक सीट पर हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि कहां जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता है पहली प्राथमिकता हम उनको देंगे। मेरे हाथ में नहीं है लेकिन सुझाव देना तो मेरे हाथ में है ना। हम पार्टी को सुझाव देंगे कि पहले जो पार्टी का कार्यकर्ता अगर जीतने की स्थिति में तो उसको मौका मिले। अगर नहीं है किसी सीट पर हमारी पोजीशन जीतने की, हमारा कोई कार्यकर्ता उस स्थिति में नहीं है कि वो इस चुनावी रेस में दौड़ सकता है, तो हम फिर उस स्थिति में किसी को ज्वाइनिंग कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन राजनीति में क्या होता है, जब ज्वाइनिंग होती है, माहौल बनता है, अब वो दौर नहीं है कि लोग कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जाएंगे। अब भाजपा छोड़ के लोग कांग्रेस में, और वो माहौल बनेगा भी, देखिए अभी आगे चल के। अच्छा, एक मेरा और सवाल है। एक मुद्दा बड़ा अहम रहता है गैरसैंण का, जिसको लेकर आपके कई बयान मौजूद हैं, जब आप ये कहते हैं कि कोई अगर गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की बात करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड की पब्लिक को, उत्तराखंड की जनता को, उत्तराखंड के लोगों को गुमराह करता है। गोदयाल जी से मेरी बात हुई थी बीते दिनों, तब उन्होंने ये बयान दिया था कि हम तो बनाएंगे राजधानी, और उन्होंने तो यहां तक कहा कि अगर सरकार बनी तो शपथ भी वही होगी। फिर मैंने उन्हें आपके बयान का हवाला दिया कि हरक जी तो ऐसा कहते हैं। गोदयाल जी ने कहा मेरा नाम लेके उनसे पूछिएगा, तब वो बताएंगे कि क्या होता है, क्यों गोदयाल जी ये कहते हैं कि गोदयाल जो कहता है वो करता है। तो स्थायी राजधानी के मुद्दे पर हरक सिंह रावत जी और गोदयाल जी के विचार अब एक जैसे हैं, या हरक रावत अपने पहले वाले बयान पर कायम है? देखिए, मैं बहुत व्यवहारिक बात करता हूं। जब विजय बहुगुणा जी चीफ मिनिस्टर थे और पहले मंत्रिमंडल की बैठक गैरसैंण में हुई थी और मैं मंत्री था, इकबाल आर्य प्रदेश अध्यक्ष भी थे और मंत्री भी थे, तो मैंने वहां भरी जनसभा में कहा कि भाई जब तक आधारभूत ढांचा नहीं हम गैरसैंण में कर पाएंगे, तब देखिए जैसे माने आपने गोदयाल जी की बात करी, शपथ के तो ठीक है, शपथ तो हो जाएगी भाई, हमने शपथ ले ली गैरसैंण में, लेकिन अभी वहां इस तरह का वातावरण नहीं है कि हम परमानेंट राजधानी जो है वहीं से चलाना शुरू कर दें। उसके लिए हमको आधारभूत ढांचा जब तक नहीं खड़ा होगा, शपथ लेना, विधानसभा सत्र चलाना ये अलग बात है और राजधानी बनाना अलग बात है। हमको राजधानी बनाने की घोषणा कर सकते हैं कि भाई हम गैरसैंण को राजधानी बनाएंगे, लेकिन राजधानी चलाने के लिए जब तक हम क्योंकि देखिए राजधानी का मतलब है कि परमानेंट चीफ सेक्रेटरी वहीं बैठेगा, सारे सेक्रेटरी वहीं बैठेंगे, सारा संचालन वहीं से चलेगा, भारत सरकार के जो अधिकारी आएंगे वहीं आएंगे, जो अभी देहरादून आते सब कुछ वहीं से होगा, पुलिस का डीजीपी वहां बैठेगा, सारे मुख्यालय भी वहीं बैठेंगे, सारे मुख्यालय बनाने पड़ेंगे। अब उनके लिए रेजिडेंस में अभी वहां, क्योंकि यहाँ देहरादून में तो किराए में भी, चलो किराए के मकान ले लिया आपने, यहाँ आपने मंत्रियों के लिए सिंचाई विभाग की कोठियां थी, सिंचाई विभाग का जो अभी मंत्री रह रहे हैं अभी, उनके लिए सिंचाई विभाग की कोठियां ले ली हमने। अब वहां न सिंचाई विभाग की कोठियां हैं, न वहां पीडब्ल्यूडी कोठियां हैं, तो मंत्रियों को कहां रखेंगे हम लोग, विधायकों को कहां रखेंगे? ठीक है, सत्र 2, 4, 10 दिन के लिए तो ठीक है, हमने एक भवन बना लिया, उसमें मंत्री गेस्ट के रूम में गए, 2-3 दिन सत्र चला। देखिए, सत्र चलाने में और मुख्यालय बनाने में अंतर है।
अगर हम उसको परमानेंट राजधानी बनाते हैं तो हमें वहां आधारभूत ढांचा बनाना पड़ेगा। उस ढांचे को देखिए, मैं बहुत मेरे को नॉलेज है, अच्छे अच्छे आर्किटेक्ट को भी फेल कर देता हूं मैं मुझे स्ट्रक्चर बिल्डिंग में आर्किटेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं बहुत अनुभव है मुझे, मैं अच्छे अच्छे आर्किटेक्ट को भी फेल कर देता हूं। जो एक आर्किटेक्ट डिजाइन करता है उसी में इतना अच्छा डिजाइन मैं निकाल देता हूं और कम खर्चे में डिजाइन कर लेता हूं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिल्डिंग बनाने में, कंस्ट्रक्शन काम करने में सालों लग जाएंगे। तो हम देखिए, ये ठीक है, हमने एक बार घोषणा कर दी कि भाई राजधानी गैरसैंण पर राजधानी गैरसैंण, लेकिन शिफ्ट करना अलग चीज है। शिफ्ट हम तभी कर पाएंगे जब वहां हम आधारभूत ढांचा खड़ा करेंगे। लोग अगर परिवार वहां उनके रेजिडेंस, कर्मचारियों के रेजिडेंस बनाएंगे, क्योंकि वहां किराया इतने लोगों घर तो है नहीं कि जो कर्मचारी शिफ्ट होंगे उनके लिए या फिर मीडिया भी शिफ्ट होगा। आप लोग मीडिया के लोग भी, तो फिर जो मुख्यालय में होता है मीडिया, वो भी तो शिफ्ट होगा। तो उनके भी घर नहीं है अभी वहां, वो किराए में मिलेंगे। तो वहां इतने घर भी नहीं है कि किराए में कहां से घर मिलेंगे, आप मुझे बता दो ना। तो मैं जो बात करता हूं, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं। हमेशा कुछ चीजें, हर चीज राजनीति के लिए नहीं होनी चाहिए कि बस सिर्फ राजनीति के लिए हम बात करें। नहीं, वो ठीक है, जैसे गोदराज जी ने कहा भाई हमारा शपथ ग्रहण सरकार का वहां होगा, वो तो हो जाएगा, शपथ ग्रहण हो जाएगा। लेकिन सचिवालय चलाना पूरी सरकार, जैसे अभी देहरादून से चल रही पूरी सरकार, आज भी 25 साल में है, जबकि देहरादून में ओएनजीसी के इतने घर थे, सर्वे ऑफ इंडिया के थे, बहुत सारे गढ़वाल विकास निगम के थे, तो बहुत सारे थे, सिंचाई विभाग थे जो डैम के लिए बने थे। लेकिन आज भी फिर भी मतलब अब जाके हम थोड़ा बहुत देहरादून में ये सोच सकते हैं कि अब ठीक से थोड़ा सा व्यवस्था हो पाई है, हालांकि अब भी पूरी व्यवस्था नहीं हो पाई ना, अब भी पूरी व्यवस्था नहीं हो पाई। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये कुछ चीजें ऐसी है, लेकिन हम पहाड़ के, मैंने जैसे उदाहरण दिया, मैंने एक कृषि महाविद्यालय खोला था, हिल एग्रीकल्चर कॉलेज खोला था जब मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर था गैरसैंण में। जमीन अधिग्रहण हो गई, उसके लिए पैसा दे दिया, लेकिन उसके बाद कांग्रेस सरकार हट गई, मैं कृषि मंत्री से हट गया। उसके बाद आज तक हम उसको जो है गैरसैंण में जो है उस एग्रीकल्चर कॉलेज को खड़ा नहीं कर पाए पिछले 15 साल में, 10 साल में। वहां गैरसैंण ग्राम सभा थी, तहसील भी मैंने बनाई है 97 में, उत्तर प्रदेश में रहते हुए 97 में मैंने तहसील बनाई है गैरसैंण जी। तो जो लोग, कोई भी व्यक्ति अगर ये कहता है कि नहीं साहब हम ही करेंगे, तो वो, मैं आज आपको कह रहा हूं, मैं केवल राजनीतिक स्लोगन की बात नहीं कर रहा हूं, व्यावहारिक बात कर रहा हूं। वहां पीने के पानी की व्यवस्था होगी, बच्चों के लिए स्कूल बनेंगे, मिडिल स्कूल बनेंगे, हायर एजुकेशन के लिए स्कूल बनेंगे, तब जाके हम कह सकते हैं कि वो स्थानीय राजधानी के रूप में हम उसको स्थापित कर सकते हैं। हेलीपैड बनाना पड़ेगा, हेलीपैड में केवल हेलीकॉप्टर उतरने के लिए नहीं, हेलीकॉप्टर से कितने लोग जाएंगे। प्रॉपर जैसे देहरादून हेलीपैड है, ऐसी पूरा कॉमर्शियल हेलीपैड हमको वहां बनाना पड़ेगा। जब तक ये सब चीजें, चलो रेलवे लाइन करंट पे आता तो रेलवे लाइन चलेगी, लेकिन हमको प्रॉपर हेलीपैड भी वहां बनाना पड़ेगा। नहीं तो मैं आज आपको बता रहा हूं व्यावहारिक कठिनाई क्या होगी। बहुत सारी स्कीमों में भारत सरकार अधिकारी मीटिंग लेने के लिए आते हैं, बहुत सारी स्कीम आते हैं, अब वो रिस्क से गाड़ी से जो है जाएंगे नहीं, वहां टाल देंगे, बनाते रहेंगे। तो उसके लिए हमको हेलीपैड जो है, और क्योंकि हेलीकॉप्टर हर समय उड़ नहीं सकता, प्लेन तो उड़ जाते हैं लेकिन हेलीकॉप्टर हर जगह नहीं उड़ सकता। तो मैं इसलिए कह रहा हूं हेलीपैड भी बनाना पड़ेगा हमको। और बल्कि मैं जब विजय बावला जी थे, मुख्यमंत्री हरीश राव जी थे, तो मैंने कहा था, जब वहां एक विधानसभा सत्र चला था, मैंने कहा चोटियों को काट के, मैंने, क्योंकि मैं न्यूजीलैंड में देखा, उन्होंने समुद्र था विलिंगटन में समुद्र था, और उन्होंने समुद्र पे वर्क करके, जैसे प्लेटफॉर्म बना के समुद्र के ऊपर
और पूरा एयरपोर्ट बना है, वेलिंगटन एयरपोर्ट जो है न्यूजीलैंड का वेलिंगटन एयरपोर्ट पूरे समुद्र के ऊपर बना है, किनारे बना है। तो चोटी पे काट कर पिलर देके हम पूरा लंबा चौड़ा प्लेटफॉर्म बना के, और उतनी ऊंचाई पे, तो मैं सोचता हूँ मौसम भी नहीं खराब होगा, रात को भी प्लेन उतर सकते हैं, दिन में भी प्लेन उतर सकते हैं, किसी भी मौसम में उतर सकते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। मैं जो बोलता हूँ वो इस बेसिक चीजों के आधार पर बोलता हूँ, तो राजनीतिक स्लोगन के आधार पर नहीं बोलता हूँ। जी। तो यानी हरक सिंह रावत के मन में हरक सिंह रावत के मन में है कि गैरसैंण राजधानी बने, लेकिन जब तक वहां बुनियादी चीजें नहीं हो जाती तब तक संभव नहीं है। हरक सिंह रावत चाहते हैं कि नहीं गैरसैंण राजधानी बने स्थायी? क्यों नहीं चाहूंगा मैं गैरसैंण राजधानी बने, लेकिन मैं बिल्कुल राजनीतिक, देखिए मैं कुछ चीजें जो है, मैं तो अपनी विधानसभा में भी कोई झूठी बातें करता ही नहीं, और करता हूं तो चाहे मुझे, जैसे मैंने कोरदार में लाल ढंग चिलखाल की लड़ाई लड़ी थी, वो तो कोविड नहीं हुआ होता, कोविड नहीं हुआ होता, मेरे टाइम पे जो सुप्रीम कोर्ट में गया था मामला, मैंने उसको जो है स्टे नहीं होने दिया माने सुप्रीम कोर्ट, मैंने इस तरह पैरवी की सुप्रीम कोर्ट में कि वो स्टे नहीं हो पाया था सुप्रीम कोर्ट में। 2023 में स्टे हुआ लाल ढंग चिलखाल से। तो अब मैं जो घोषणा करता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि उसको पूरा कर सकूं। केवल हमने अगर वायदा कर दिया और फिर कल कोई देखो, फिर कल कोई हमसे पूछेगा राव जी आपने ऐसे बोला था, आप बयान मेरा, अब आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, राव जी आपने ये बयान दिया था, आप तो कुछ कर ही नहीं पाए। तो देखिए राजधानी बनने का मैं तो पहाड़ी आदमी हूं, मैं तो गांव में कोदा झंगोरा की बात करता हूं। मैं तो आज भी जब श्रीनगर जाता हूं तो मैं श्रीनगर वाले घर पे नहीं रुकता हूं, अपना गांव के घर पे ही रुकता हूं। मेरी माँ जी बोलती, माँ जी नीचे श्रीनगर वाले घर पे रहती है, कोट कंगनाली वाले पे। माँ जी कहती तो पहले हमको यहाँ लाया और अब तू यहाँ रुकने के बजाय गाँव में रुकता है। मैंने बोले भाई मैं गाँव में रुक दूं कि पहले सड़क नीचे है, बिजली नीचे है, पानी छो, अब सड़क भी चलेगी मेरे गाँव। और श्रीनगर जहाँ मेरा अभी घर से, मैं श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज बगल में, वो अपने 7 मिनट में मैं जो अपने गाँव पहुंच दूं गाड़ी उठी। अब मेरे गाँव में सारी सुविधा, अब तो नगर निगम ही आ गए, मेरे गाँव श्रीनगर नगर निगम आ गया। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई मैं क्यों नहीं चाहूंगा, मैं तो चाहूंगा कि हमारा पहाड़ खुशहाल हो, अच्छा हो। मैं तो आज भी अपने गांव में, आज जितने नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनके गांव में चले जाओ, इनके खेत सबके बंजर होंगे, बीजेपी के जितने लोग हैं। सुबोध भाई का गांव तो खड्डा के ऊपर है, वो तो बाद में नरेंद्र नगर शिफ्ट हो गए। जब इनसे पूछो तुम्हारे गांव में खंडर हो गए सबके घर, और आप मेरे घर में जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा मैंने घर वही रखा, लेकिन पहले बाथरूम नहीं था तो मैं बाथरूम अटैच कर दिया, दीवारें वही रखी, वही वो रखा, वो सब कुछ वही है, पर उसको थोड़ा सा व्यवस्थित सुविधाएं भी दे दी, आधुनिक सुविधाएं भी दे दी। पूरा बगीचा लगा रखा, मैंने आंवला लगा रखा है, पूरा आम लगा रखा है, मैंने पूरा लेमन ग्रास लगा रखा है, मैंने नींबू के पेड़ लगा रखे हैं। अभी 2 दिन पहले मैं होके आया हूं, वहां देखता हूं। मैं जब जाता हूं गांव तो अपने हाथ से, क्योंकि कर्मचारियों को भरोसे छोड़ोगे तो वो नहीं करते, मैं खुद लगता हूं तो मेरा ड्राइवर भी लग जाता है, फिर कर्मचारी, तो जो काम जो है 2 महीने में होना वो 2 दिन में हो जाता है। झाड़ी काट देते हैं, सफाई कर देते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई हम तो टिपिकल पहाड़ी हैं, मैं तो सिपाही का लड़का हूं, हम तो टिपिकल पहाड़ी हैं, लेकिन हम बात करें और फिर उसको नहीं पूरा कर पाए। मैंने कहा शपथ की बात कर सकते हैं, सत्र की बात कर सकते हैं, लेकिन सचिवालय को चलाना, अब भी जब विधानसभा सत्र होता है ना, तो पूछना जरा आप उन ड्राइवरों को, उन कर्मचारियों को पूछना, वो गाड़ियों में सोते हैं, इतने होटल नहीं है वहां। अच्छा 2 दिन के लिए कौन होटल बनाएगा, चलो मुझे बता दो, कुछ चलो होटल बन जाए माना, तो 2 दिन के लिए कौन बनाएगा, माना एक महीने तो चलो होटल चल जाएगा वहां, और फिर 11 महीने का चलाएगा, तो क्यों खर्चा करेगा कोई होटल बनाने पे। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, कुछ चीजें हवा में बात करें हम कि नहीं साहब ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जो चीज संभव नहीं है नहीं है। हाँ जिस दिन हमारा पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी,
हमें जो है, मैं वहां से मैंने एक बार सर्वे करवाया था उससे पिंडर घाटी से, पिंडर घाटी से हम वहां पानी की योजना लाए। फिर वो लैंड भी इतनी ज्यादा जमीन नहीं है, पहाड़ काट काट के हमको बनाना पड़ेगा वहां। व्यवहारिक चुनौतियां बहुत सारी बहुत है। अब एक आखिरी सवाल, बिल्कुल बहुत सारी असुविधा। एक आखिरी सवाल है, लंबा हो गया लेकिन ठीक है। एक आखिरी सवाल, 2022 में हरक जी ने कहा था कि मैं अब विधायक का चुनाव नहीं लड़ना चाहता, बहुत लड़ लिया। 24 में फिर आपको टिकट लोकसभा का मिला नहीं। अब 27 में हरक रावत विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, और क्या अब मन में है कि चुनाव लड़ रहा है, या पार्टी कहे कि नहीं तो फिर नहीं? नहीं, मैं देखिए, मैं बहुत पार्टी कहेगी कि चुनाव लड़ना है। देखिए, हम कार्यकर्ता सिपाही, जैसे फौज में सिपाही क्या होता है, उसकी बहुत सारी उसके मन में बातें होती हैं, लेकिन जब कमांडर को ऑर्डर हो जाता है तो मानना पड़ता है। तो हम तो पार्टी के सिपाही हैं, और हमारा पार्टी का नेतृत्व, हमारे पार्टी कमांडर, हमारी पार्टी के सेना नायक अगर आदेश करेंगे भाई आपको करना है, तो हमें करना पड़ेगा। सिपाही की हिम्मत थोड़ी है, कार्यकर्ता हिम्मत थोड़ी कि पार्टी की बात को इग्नोर कर दे। तो जो पार्टी तय करेगी वो ठीक है। मेरी व्यक्तिगत इच्छा 22 में थी और मैं लड़ा भी नहीं। अब मेरी बहुत इच्छा भी नहीं है चुनाव लड़ने की, लेकिन अगर पार्टी लड़ाएगी तो मैं लड़ूंगा। और जहां से लड़ाएगी पार्टी के, यहाँ देखिए 2012 में डोएलर से मांग रहा था, उसमें तो टिकट बांटने की स्थिति में, टिकट बांटने की कमेटी में था विपक्ष नेता के नाते। मैंने कहा ना, मैंने बहुत लोगों को मदद करी टिकट दिलाने में, लेकिन खुद को नहीं दिला पाया डोएलर से, क्योंकि अपने सिर को नहीं मूंद सकता ना, अपनी लड़ाई खुद ही नहीं लड़ सकता ना, अपने पक्ष में तर्क खुद नहीं दे सकता ना आदमी। और हम थोड़ा इस मामले में ठाकुर टाइप के लोग हैं, अपनी बात को खुद ही बोलने में हमको थोड़ा झिझक लगती है। दूसरे ले तो हम तलवार निकाल देंगे, दूसरे ले अच्छे तर्क, तलवार का मतलब तर्क अच्छे दे देंगे, लेकिन अपने लिए नहीं तर्क दे पाएंगे, अपने लिए कैसे करेगा कोई? तो इसलिए जो पार्टी तय करेगी वो करेंगे। आपका तो एक बयान ये भी था ना कि आपको निपटाने के लिए रुद्रप्रयाग भेजा गया। 2007 में भी टिकट बदला, 12 में भी बदला। तो ये निपटाने वाले कौन थे आप? ये तो सच है कि भाई मैं डोएलर 3-5 साल से तैयारी डोएलर में कर रहा था, अचानक पार्टी ने कहा आप रुद्रप्रयाग जाओ, ठीक है। और मैंने 3 दिन टालने की कोशिश करी। कंडारी जी मेरे सगे साड़ू भाई थे, और वो वहां के बहुत प्रभावशाली नेता थे। एक तो घर में झगड़ा हो गया उस दिन से, हमारी वो मतलब उस दिन से वो प्रेम मोहब्बत खत्म हो गई। मेरे बच्चे भी उनके घर में पैदा हुए, जर्दुल में कंडारी जी घर में पैदा हुए। प्रेम मोहब्बत था, राजनीति अलग है लेकिन प्रेम मोहब्बत भी, लेकिन उस दिन से प्रेम मोहब्बत भी खत्म हो गया। अब लेकिन पार्टी ने कहा नहीं आपको वहां लड़ना है, मैं गया। वो तो मेरा भाग्य था, भगवान केदार बाबा का आशीर्वाद मुझे मिला, मैं जीत गया। लोगों ने मुझ पर भरोसा करा, मैं जीत गया। लेकिन सच तो ये है, जैसे जब मैं 2002 में कांग्रेस से मुझे लहसुन टिकट दिया, तब मैं लहसुन से थोड़ी मांग रहा था, उस समय श्रीनगर आरक्षित थी, मेरे घर की सीट आरक्षित थी, लेकिन क्योंकि मैं पौड़ी से विधायक रहा तो मैं पौड़ी से मांग रहा था। तो पौड़ी से देने के बजाय मुझे लहसुन दे दिया, तो लहसुन तो मेरा घर भी नहीं ना कुछ है। ऐसी भाजपा ने मुझे कोटद्वार दे दिया 17 में। तो अब देखिए, कई बार क्या होता है कि वो राजनीति में आप सब समझते हो, राजनीति तो राजनीति का मतलब राजनीति है। हाँ, वहाँ हर चीज को अलग अलग नजर से देखा जाता है। अच्छा, एक रितु खंडूरी जी के बारे में भी पूछता हूँ मैं अब थोड़ा, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिए हाल फिलहाल, अपने लालधान चिल्लर खाल का जिक्र किया तो मुझे याद आया। वो चीज तो अब ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट का हो गया, लेकिन मेडिकल कॉलेज के मुद्दे पर आपको लेट डाउन करने की कोशिश बार बार हो रही है। आपने जैसे कहा कि भाई 2 हो सकते हैं, एक राज्य के संसाधनों से हो सकता है। रितु खंडूरी ने कहा कि नहीं हो सकता, इतने संसाधन हमारे राज्य के पास है कहाँ। तो ये जो मेडिकल कॉलेज वाला मुद्दा है, हरक सिंह रावत ने सच में ये उम्मीद के साथ वहां तैयारी की थी कि मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, या शिगुफा छोड़ा था? रितु खंडूरी जैसे आपको घेरने की कोशिश कर रही है बार बार। नंबर 1, जब कांग्रेस सरकार थी, सुरेंद्र सिंह नेगी जी थे, 2 करोड़ को उन्होंने उस मेडिकल कॉलेज के लिए आवंटन किए थे।
उसकी बाउंड्री के लिए किया था। जमीन अधिकृत हो गई मेडिकल कॉलेज के नाम पर, कांग्रेस से सुरेंद्र सिंह नेगी के समय में अधिकृत थी। मैंने कोविड से पहले एक जियो मैंने श्रम विभाग से 50 करोड़ का एक जियो जारी करने के लिए कर दिया था, लेकिन वो अमुक्त नहीं हो पाया। लेकिन उसमें से जिसमें मैं जांच झेली मैंने, लेकिन 20 करोड़ रुपया भारत सरकार की जो कार्यदायी संस्था थी, जो मेडिकल कॉलेज का निर्माण जिसको करना था, मेडिकल कॉलेज का निर्माण जो संस्था कर रही थी, भारत सरकार के हमने संस्था को काम दिया था सिविल वर्क करने का, उसको 20 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए गए थे। जब धामी मुख्यमंत्री थे तो मैंने कोशिश की भारत सरकार से अनुदान लेने के लिए। मैं हर्षवर्धन जी स्वास्थ्य मंत्री थे, उनसे मिला। मैं ऋतु खंडूड़ी के पति देव भूषण जी स्वास्थ्य सचिव थे, उनको मिला कि भाई जो तुम लोगों ने, भारत सरकार ने जो नियम बनाया है अनुदान देने का, कि देश के उस हर जिले में हम अगर 300 बेड का हॉस्पिटल है तो वहां मेडिकल कॉलेज की अनुदान देंगे, आर्थिक सहायता देंगे। मैंने कहा ये ठीक है, ये पर्वतीय क्षेत्र में ये शीतलीकरण होना चाहिए। ये ठीक है कि श्रीनगर मेडिकल कॉलेज पौड़ी जिले में टेक्निकली रूप से, हाँ, लेकिन उसका फायदा पौड़ी जिले को नहीं मिलता, क्योंकि वो बॉर्डर पे है। रुद्रप्रयाग को मिलेगा, चमोली को मिलेगा, टिहरी जिले के कीर्तनगर ब्लॉक को मिलेगा। पौड़ी जिले में केवल श्रीनगर को और खुर्स ब्लॉक के भी निचले वाले हिस्सों को मिलेगा। चलन सिंह वालों को मिलेगा, कटोल सिंह वालों को भी नहीं मिलेगा। और पूरा पौड़ी जिला जो 14 विकास खंड है पौड़ी जिले में, 14.5 विकास खंड का, और पौड़ी शहर, दुगड्डा, कोटद्वार महानगर, इस सबके लिए मेडिकल सुविधाएं कोटद्वार में है। 300 बेड का हॉस्पिटल है, जमीन अधिग्रहण की गई है। तो मैंने कहा आप जैसे पर्वतीय क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों के लिए छूट है, नॉर्थ ईस्ट, हिमाचल, कश्मीर और वो हर जगह 20 एकड़ जमीन एक ही साथ होनी चाहिए। लेकिन मैंने गुलाम नबी जी से बात करी, उसमें राजेश जो उत्तराखंड काडर का, ये सबसे ज्यादा ज्वाइंट सेक्रेटरी भारत सरकार में, और मैंने गुलाम नबी जी के समय में ये जियो जारी कराया भारत सरकार से कि हिल में मेडिकल कॉलेज, क्योंकि 20 एकड़ जमीन जो है एक साथ नहीं मिलती। पहले 25 एकड़ का था, फिर मैंने 20 एकड़ करवाया, फिर 20 एकड़ मैंने कहा भाई 2 टुकड़ों में होने चाहिए, विदिन 10 किलोमीटर 2 टुकड़ों में 20 एकड़ लैंड मेडिकल कॉलेज के लिए होनी चाहिए। तो मैंने ये संशोधन कराया भारत सरकार से। ऐसे ही मैंने कहा था हर्षवर्धन जी जो स्वास्थ्य मंत्री थे और भूषण जी से जो सेक्रेटरी थे, ऋतु खंडूड़ी के पति थे, कि मैंने कहा आप ये हिल के लिए एक अलग से जियो कराओ, क्योंकि बिजनौर जिले में माना एक ही मेडिकल कॉलेज है माना, तो वो 1-2 घंटे में एक कोने से दूसरे कोने पहुंच सकता आदमी। लेकिन श्रीनगर और कोटद्वार के बीच में 125 किलोमीटर दूरी है, वहां 5 घंटे 6 घंटे लगेंगे, वहां 1 घंटे में पूरे जिले के कोने से दूसरे कोने पहुंच जाओगा। और हिल में जो है उतनी दूरी आप 6 घंटे में करोगे। तो मैंने कहा ये हिल के लिए नियम में चेंज करो, लेकिन भारत सरकार ने नहीं किया। फिर मैंने उत्तराखंड सरकार में लड़ाई लड़ी, आपको ध्यान होगा मैंने कैबिनेट से उड़ के चला गया था। फिर धामी जी ने मेरे को भेजा, जो का आजकल कभी वायरल करते हैं, जब धामी के साथ मैं डिनर कर रहा हूँ, जब समझौता हुआ और वो जब मैं हंस रहा हूँ, जब धामी ने कहा ठीक है 50 करोड़ रुपए हमने 25 करोड़ तुरंत जारी कर रहे हैं, जियो जारी कर दिया हमने कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए। अब वो जियो भी जारी हो गया था, जब मैंने लड़ाई लड़ी तो 25 करोड़ का जियो जारी हो गया था कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए, और मेरे हटते ही फिर वो वापस हो गया। मैं इसलिए कह रहा हूं, जो मैं ऋतु, फिर मैं कुछ बोलूंगा फिर ऋतु कहेगी मेरा अपमान कर रहा है। अरे भाई, जब श्रीनगर मेडिकल कॉलेज बना तिवारी जी के टाइम पे 2002 में, तब क्या प्रदेश सरकार पे संसाधन तब क्या बहुत ज्यादा हो गए थे क्या? दून मेडिकल कॉलेज 2012 में कांग्रेस सरकार में बना, तब क्या कांग्रेस सरकार पर, प्रदेश सरकार पर बहुत संसाधन थे क्या?
जब हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज बना प्रदेश के संसाधनों से, तो क्या प्रदेश सरकार पे तब बहुत संसाधन थे क्या? तो तब भी तो 3 मेडिकल कॉलेज प्रदेश सरकार ने अपने संसाधनों के आधार पर बनाए हैं कि नहीं बनाए? ऐसी कोटद्वार बना दो। वे अल्मोड़ा में भारत सरकार से लाया पैसा 180 करोड़ रुपया गुलाम नबी से। बाकी पिथौरागढ़ और हरिद्वार, रुद्रपुर में हॉस्पिटल मैंने 300 बेड का हॉस्पिटल मैंने प्रदेश अपने समय में मैंने बना दिया था। अब बाकी पैसा जो है केंद्र सरकार से आ रहा है। तो जैसे अब आ रहा है ऐसी एक मेडिकल कॉलेज, बाकी सारे मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार के सहयोग से बन रहे हैं। कोटद्वार मेडिकल कॉलेज आप प्रदेश सरकार संसाधनों से बना लो। अब जो मैं एक चीज सुना, जब ज्ञान नहीं है किसी को, नहीं समझता कोई, तो क्या बोलोगे आप? अब कुछ बोलो तो कहेंगे भैया आपने अपमान कर दिया। लेकिन मैं तो अभी अनिल बलूनी जी को, जब ये हाईकोर्ट से हुआ, अब मैं इस बात में फिर मैंने अब जब पढ़ा वो आदेश हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का स्टे वाला, वैकेट वाला, उसमें वो जो वकील है मैडम, जो सांसद है, वो जो कह रही है कि कॉमर्शियल वाहन नहीं चलेंगे इस पे, तो क्या फायदा हुआ भाई? मतलब मेरे पे कार है तो मैं तो कोटद्वार से जो है हरिद्वार को सड़क से आ सकता हूं। लेकिन जो आम आदमी है कोटद्वार से, जो टैक्सी से चल रहा है, जीप से जाएगा, बस से जाएगा। और मैं आज आपको तो इस मार्ग पर पिछले 80 साल से जेएमओ की बस चलती है। अब आज कॉमर्शियल मतलब जेएमओ की बस को भी रोक दोगे तुम, तो फिर तो क्या फायदा हुआ? उस स्टे वैकेट करने से कोई फायदा नहीं हुआ। जिनके पास अपनी कार है, अपनी मोटरसाइकिल है, उसको तो वो तो चल देंगे। लेकिन भैया आम गरीब आदमी को तो कोई फायदा नहीं हुआ ना। आम गरीब आदमी को तो कोई फायदा नहीं हुआ। जो जीप से जा रहा है उसको तो फिर नजीबाद होकर ही जाना पड़ेगा। फिर जश्न किस बात का मनाया जा रहा है? अनिल बलूनी जी को बधाई दी, धन्यवाद दिया। उस दिन मुझे नहीं, मैंने ऑर्डर नहीं पड़ा था सुप्रीम कोर्ट का कि भाई इसमें कॉमर्शियल वाहन नहीं चलेंगे। तो मैंने जब कल नेट पे पढ़ा तो मैं तो बहुत दुखी हो गया। मैंने कहा, मैंने अनिल बलूनी खामोखाम फोन कर दिया, मीडिया में भी कह दिया अनिल बलूनी को मैं धन्यवाद दे रहा हूं। तो ये देखिए, लेकिन जश्न ये लोग जो है रितु खंडूरी तो जश्न मना रही है, धोखा हो रहा है। किस बात का जश्न मना रहे हो भाई? मुझको ये तो बता दो, ये सड़क पर 78 से ये सड़क लालडांग को जो रेंज है, लेफ्ट डिवीजन का जो लालडांग का रेंज है, 78 में उस रेंज से थाना अवमुक्त हुआ है। और ये सड़क पक्की 78 की उर्की है। ये सड़क 78 की पक्की है। जब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में बना, ये राजा नेशनल पार्क तब बना भी नहीं था। ये राजा नेशनल पार्क के बनने से पहले, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बनने से पहले ये सड़क पक्की थी। इस पे जेएमओ की बसें चलती थी। आम कोटद्वार से लोगों का आना जाना इसी रास्ते होता था। ये तो दुर्भाग्य है हमारे उत्तराखंड का कि 25 साल हमको राज्य बने हो गए और हम 25 साल में जो है गढ़वाल कुमाऊं को जोड़ने के लिए कंडी मार्ग नहीं बना पाए। और अब पहले कोटद्वार से जो है रामनगर तक बसें जाती थी। मुझे नहीं मालूम, आपको मालूम है कि नहीं, लेकिन बसें जाती थी, जेएमओ की बसें जाती थी। अब अगर जेएमओ की बसें नहीं जाएंगी, कॉमर्शियल कार जीप नहीं जाएंगे, तो क्या फायदा? इस स्वीकृति का कोई फायदा ही नहीं है फिर तो। आज गाड़ी से तो आज अपनी पर्सनल कार से तो अब मैं भी परसों आया कोटद्वार से, एक शादी में गया था, परसों कोटद्वार से आया शादी से, वो तो मैं भी आया हूं। मेरी गाड़ी वहीं से आती है। थोड़ा सड़क ऊपर खापड़ होगी जो मैंने पूरी सड़क पक्की करा दी थी। पुल रह गए थे 2 बस के, वो छोटे छोटे, मैंने पुल भी बना दिए थे, इस कवर भी बना दिए थे और पूरी सड़क पक्की कर दी, उखाड़ दी इन्होंने। जब सुप्रीम कोर्ट का स्टे हुआ 2023 में, तो इन्होंने उखाड़ दी वो और खटखट हो गया उस पर।